नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का तारीख है 23 मई और आज हम लोग दैनिक जागरण को डिस्कस करेंगे फिर से। रोज़ हम लोग डिस्कस करते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या न्यूज़पेपर से केवल हो जाएगा। देखिए, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं ना डेली, तो बहुत सारा फैक्ट और जो टॉपिक है 50 से 60% तक आपका कंप्लीट हो जाता है। पीटी एग्ज़ाम से पहले आपको एमसीक्यू लगाना होता है और मेंस एग्जामिनेशन से पहले आपको, जो मेंस के लिए अभी से आप पढ़ रहे होंगे, मंथली एक मैगजीन कवर करना होता है अच्छे से। विजन का मैगजीन में मुख्य रूप से आपको पॉलिटी, आईआर, इसका सेक्शन पढ़ना है। इसके अलावा जो सामाजिक पहल होती है, जैसे योजना वगैरह होती हैं, उनको पढ़ना है आपको विजन के मैगजीन से। इसका ध्यान रखिएगा और रेगुलर पढ़ाई करते रहिएगा। बिना मेहनत के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। अगर आप किसी उधेड़ बुन में हो तो इस तरह की चीज़ें मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। सितंबर तक, 30 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है। समय बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि अभी तो मई ही चल रहा है, 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, पढ़ लेंगे। दिसंबर में आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा और मेंस का पेपर तो देखा ही होगा आपने। बहुत सारा कुछ पढ़ना है और समय बिल्कुल कम है, तो इसलिए रेगुलर एक रूटीन बना के 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा एग्जामिनेशन। ओके। और जो हमने प्लानिंग की है उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार तो मैंने कितनी बार बताया है कि 30 जुलाई के बाद, 30 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक करीब में 2 महीना केवल और केवल पीटी के लिए फैक्ट्स को रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, करेंट एमसीक्यू लगाना है, जिससे क्या हो, हमारा प्रैक्टिस अच्छा हो जाए एग्जामिनेशन को लेकर। इसका टेंशन मत लीजिएगा। न्यूज़पेपर का नोट्स नहीं बनाना होता है। पीटी फैक्ट अगर मैं कोई बताता हूँ तो उसको ज़रूर नोट कीजिए। मेंस के रिगार्डिंग जो मैं टॉपिक डिस्कस करता हूँ, लॉन्ग टॉपिक, उसके नोट्स नहीं बनाने होते हैं। वो आपको मंथली मैगजीन में मिल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डेली अगर न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने आप बैठ जाएंगे हर टॉपिक का, तो एक ही टॉपिक सप्ताह में 2 से 3 बार आता है आर्टिकल में। जैसे G20 हो गया, G20 2 से 3 बार आता है आर्टिकल का, आजकल तो हर दूसरे दिन ही आ रहा है। तो कितने ज़्यादा आप G20 को पढ़ेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पूरा पेपर नहीं पढ़ना होता है, अपने काम के चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोई इथिक्स वगैरह तो है नहीं कि हम केस स्टडी वगैरह पढ़ें अपने यहाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं अब आज का न्यूज़। आईआर को लेकर 2 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी चर्चा में जो चल रहा है। एक, जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक को आयोजित किया गया है, और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वीपीय देश के यात्रा पर गए हैं प्रशांत महासागर में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मीटिंग करेंगे। तो जो कश्मीर में G20 हुआ है, इससे जुड़े हुए क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, इससे आपको ये पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में G20 आयोजित करने के पीछे क्या निहितार्थ था, स्पष्ट कीजिए। तो जम्मू कश्मीर में G20 आयोजित करने के पीछे 2 निहितार्थ था। पहला ये कि G20 देशों के समक्ष जम्मू कश्मीर के असली फिगर को पेश करना कि यहाँ सिर्फ आतंकवाद ही नहीं है, बहुत ही खूबसूरत पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है उसको। दूसरा क्या, जम्मू कश्मीर का पर्यटन भी बढ़ेगा। तीसरा क्या था, आर्टिकल 370 हटाने के बाद नॉर्मलिसी की तरफ बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। ये भी हमें दुनिया को मैसेज देना था। इसमें कौन कौन से देशों ने भाग नहीं लिया है? एक चीन, एक तुर्की और एक सऊदी अरब। इन तीनों देशों ने जम्मू कश्मीर में जो G20 की बैठक हुई है उसमें भाग लेने से मना कर दिया है। जम्मू कश्मीर में बैठक के थ्रू हम और भी बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म के अलावा जम्मू कश्मीर के उत्पाद, जम्मू कश्मीर का कल्चर, वहाँ का भोजन, वहाँ का हर चीज़ को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद बिल्कुल नॉर्मल दिशा में बढ़ रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है। आफ्टर 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले की तुलना में अच्छी हुई है। हम यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस न्यूज़ में अपने काम का नहीं है, एक न्यूज़ अपने काम का ज़रूर है, वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे, आज सॉफ्ट पावर समझेंगे भारत का क्या है। सॉफ्ट पावर क्यों समझाना है मुझे? उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में सॉफ्ट पावर को लिखने के लिए बोला गया था। सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और इंडियन डायस्पोरा के कारण तो और भी ज़्यादा चर्चा में रहता है। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है? जो प्रवासी भारतीय हैं, जो विदेश में रहते हुए भारतीय हैं, वो हमारी विदेश नीति, हमारी अर्थनीति, हमारी राजनीति, हमारे पर्यटन, हमारे कल्चर को किस प्रकार से प्रमोट करते हैं, इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आपके विकास का साझेदार बनने पर गर्व करना चाहते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछ सकता है आपसे, जो अपने इतिहास का भाग है, मॉडर्न हिस्ट्री का। वो क्या है? गिरमिटिया समुदाय। गिरमिटिया समुदाय, ये वो भारतीय लोग ही हैं जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा जहाज़ में लाद लाद कर, जब गुलाम भारत था वहाँ से इन देशों में ले जाया गया खेती वगैरह करने के लिए, और वहाँ पर ये देश को लोग बस गए।
जैसे आपने मॉरिशस का नाम सुना होगा। मॉरिशस जो है वहाँ पर भोजपुरी भाषा चलती है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं वो बिहारी मूल के होते हैं, बिहार से ले जाया गया था वो बहुत सारे लोगों को। इसी प्रकार से फिजी भी है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में भारतीयों को ले जाया गया था और उसके बाद वहाँ पर वो भारतीय समुदाय बस गए और भारतीय कल्चर, भारतीय चीज़ों का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आज भी प्रचलन है। ओके, अगला क्या है कि पापुआ न्यू गिनी में फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन कहाँ पर बैठक हुई है। ये आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन की बैठक कहाँ पर हुई है। तो ये पापुआ न्यू गिनी में हुई है। ये कॉरपोरेशन नया नया ही बनाया गया है। अगला क्या है, चीन पर साधा निशाना कहाँ, जिन पर भरोसा करना था ये अपने काम का नहीं है। मुख्य रूप से क्या है, हम क्यों बना रहे हैं इन देशों के साथ नज़दीक संबंध, क्योंकि हमें चीन को घेरना है, आइलैंड को घेर कर। ये रणनीति है आइलैंड वाला। 2-3 दिनों से मैं लगातार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। पीएम मोदी की क्या घोषणाएं हैं इन देशों को लेकर। प्रशांत के सभी द्वीपीय देशों को दी जाएगी सी एम्बुलेंस, क्योंकि वहाँ पर जल में अधिक परिवहन होता है। छोटे छोटे देश हैं तो वहाँ पर सी एम्बुलेंस उपलब्ध करवाया जाएगा, समुद्र में चलने वाले एम्बुलेंस। फिजी में गिरमिटिया समुदाय के बहुत बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं। गिरमिटिया समुदाय से आप किस भारतीय नेता को जोड़ोगे, तो महात्मा गांधी। इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने गिरमिटिया समुदाय के लिए बहुत सारा काम किया था दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और यूपीएससी ने मेंस में गिरमिटिया समुदाय से जुड़े हुए सवाल पूछे हैं, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मॉडर्न हिस्ट्री का भाग है, 1850 के बाद का भाग है ये। ओके, अगला क्या है कि सभी 14 देशों में डायलिसिस केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर वर्ष 2 देशों में लगेगा जयपुर कृत्रिम पैर लगाने का कैंप। जयपुर फुट क्या है ये, सस्ता पैर है, पैर, आर्टिफिशियल पैर की बात कर रहा हूँ मैं। ये सस्ता, दुनिया में यूएन ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया था और काफ़ी ज़्यादा इसको बहुत ही दुनिया में इसको अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि सस्ता पैर उपलब्ध करवाया था हमने। जिनको पैर संबंधी बीमारी होती है, नहीं होते हैं या कट जाते किसी भी तरह से, तो उनके लिए। तो जयपुर फुट का नाम याद रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। पिछले साल था, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 2019-20 की। उस समय यूएन ने इसको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया था, जयपुर फुट को। उसके बाद से क्या है, पेयजल के लिए हर देश में लगेंगे डिसेलेशन प्लांट लगाया जाएगा, ये सभी देशों में पेयजल के लिए। ओके, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली को प्रशांत महासागर के 14 द्वीपीय देशों को विश्वसनीय साझेदार के तौर पर पेश किया है। इन 14 के 14 देशों का लोकेशन एक बार जरूर देखिएगा मैप पर, पापुआ न्यू गिनी के आसपास जितने भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन पर हमें भरोसा था वे लोग कठिन समय में मदद के लिए नहीं आए। ये चीन की बात कर रहे थे। आगे क्या है, आगे है कि उन्होंने फिजी, पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों ने मोदी को भरपूर सम्मान दिया, भारत की कूटनीतिक पहल की सराहना की। भारत ने भी इन देशों को पेयजल से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में मदद के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम का ऐलान किया है। पापुआ न्यू गिनी में रविवार को इन देशों के साथ फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन, फीपिक, ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है आपको कि हाल ही में चर्चा में रहा फीपिक शब्द किससे संबंधित है, ये ध्यान रखना और इसको नोट कर लीजिए। फीपिक को नोट कर लीजिए और आइलैंड कॉरपोरेशन की बैठक पापुआ न्यू गिनी में हुई, इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि कहाँ पर पूछेगा ये पीटी में पूछेगा और मेंस में जुड़े हुए इससे सवाल पूछेगा, जो आप कहाँ पर पढ़ेंगे, मंथली मैगजीन जो विजन वगैरह का या दृष्टि का आप पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल में ये मिल जाएगा। ओके, जो मोदी के नेतृत्व में हुआ, इन देशों को आकर्षित करने में चीन और अमेरिका भी जुटे हैं। अमेरिका ने सोमवार को पापुआ न्यू गिनी के साथ नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। बैठक में पापुआ न्यू गिनी के अलावा फिजी, कुक आइलैंड, किबराती कहा जाता है इसको, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यू सामोआ, सोलोमन आइलैंड, पलाऊ, टोगा, टुवालू, और ये सब देशों के नाम हैं। बनाउतू के राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए थे। ये छोटे छोटे देश हैं। सोचो ना, अपने अंडमान निकोबार अगर पूरे द्वीप समूह को मिला दें तो ये 14 में से कम 7 से 8 देश शामिल हो जाएंगे, उतने छोटे एरिया में। छोटा छोटा लक्षद्वीप इतना बड़ा द्वीप है, वो देश हो गया एक, इस तरह का देश है ये कोई। इनको ध्यान रखिएगा। और सामरिक रूप से इनका जो लोकेशन है ना, उसके कारण ये अचानक से इम्पोर्टेंस में आ गए हैं चीन के प्रभुत्व को रोकने के कारण। अब इन देशों का भी किस्मत थोड़ा सा बदल जाएगा, इनको टेक्नोलॉजी मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ओके, सॉफ्ट पावर मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे गए हैं और आपसे भी पूछा जाएगा। क्या होता है सॉफ्ट पावर? डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर किसी देश की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह देश बिना किसी ज़बरदस्ती या सैन्य ताकत के बिना ही अन्य देशों से अपने हितों के अनुरूप सहयोग प्राप्त कर सकता है। हर चीज़ समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, आज के बाद दिक्कत नहीं होगा, इतना आसान शब्दों में समझाऊंगा, बस चिंता मत कीजिए, अंत तक देखिएगा बस।
सॉफ्ट पावर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रख्यात विख्याता जोसेफ नेय ने अपनी पुस्तक बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर में किया था। ये बुक है, इसमें सबसे पहली बार इसका जिक्र किया था। ये तो हो गया पीटी फैक्ट। जोसेफ नेय के अनुसार सॉफ्ट पावर राष्ट्र की अपनी संस्कृति, मूल्यों पर आधारित अपील द्वारा अन्य राज्यों को सहयोजित करने की क्षमता है। हर देश का अपना कुछ मूल्य होता है, वैल्यूज होते हैं, जिसके आधार पर वो दूसरे देशों के साथ संबंध को थोड़ी सी वरीयता देते हैं। अब जैसे भारत और श्रीलंका को अगर अपने रिलेशन प्रमोट करने हैं तो बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो है ये क्या किसके तौर पर काम करेगा? सॉफ्ट पावर के तौर पर काम करेगा। जैसे अब जो सेंट्रल एशिया के देश है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके साथ अगर हमें रिलेशन प्रमोट करना है तो किसका सहारा लेंगे हम लोग? बॉलीवुड। यहाँ पर हिंदी फिल्में बड़े काम की हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं इन एरिया में। जैसे सऊदी अरब या अरब देशों के साथ वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक तो भारतीय लोग बहुत सारी मात्रा में रहते हैं, बहुत सारे मात्रा में रहते हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब लोग रहते हैं भारत के। दूसरा, वहाँ पर भी हिंदी सिनेमा, इन सब का प्रभुत्व कुछ ज़्यादा ही है। जैसे आपने देखा है G20 की बैठक में जो RRR के हीरो हैं रामचरण, उनको बुलाया गया है और वहाँ पर नाटू नाटू गानों पर डांस करवाया। ये क्या था? ये सॉफ्ट पावर जो होता है इसी का प्रमोशन था। बॉलीवुड का प्रमोशन, साउथ की फिल्मों का प्रमोशन, अपने धर्म को लेकर थोड़ी सजगता, योग का प्रचलन बढ़ाना दुनिया में, ये सब क्या है? ये सब सॉफ्ट पावर में आता है। जैसे महात्मा गांधी का हम जहाँ जाते प्रधानमंत्री वहाँ पर उनके मूर्ति का अनावरण करते हैं। तो अहिंसा का जो संदेश है ये महात्मा जी का हम प्रमोट क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे सॉफ्ट पावर के तौर पर काम करता है कि भारत थोड़ा सा पीस को प्राथमिकता देता है। सॉफ्ट पावर यही सब चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर विदेश नीति में बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। विदेश नीति में संबंध अच्छे किए जा सकते हैं उसके आधार पर। ओके, अगला क्या है कि किसी देश के अनुकूल धारण के कारण अन्य राज्य अपनी प्राथमिकताओं को संशोधित करते हैं और उनके साथ अपनी सहमति प्रदान करते हैं या सहयोग के लिए आगे आते हैं। क्या है भारत के सॉफ्ट पावर? भारत के आध्यात्मवाद, ऋषिकेश जाएंगे या बनारस जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे विदेश के लोग आते हैं आध्यात्मवाद को देखने के लिए। योग, नोट कीजिएगा इसको, नहीं तो आपको ये किसी न किसी टॉपिक में तो पढ़ेंगे ही। फिल्म, टेलीविज़न, शास्त्रीय लोक नृत्य, संगीत, अहिंसा के सिद्धांत, लोकतांत्रिक संस्था। हम डेमोक्रेसी हैं पूरी दुनिया में। हम क्यों नाच के आते हैं कि भाई हम दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं? क्यों? क्योंकि सॉफ्ट पावर के तौर पर काम करता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, बहुजातीय समाज, भोजन, भारत के फूड, इंडियन फूड जो होते हैं वो भी हमारे सॉफ्ट पावर के तौर पर काम करते हैं। सभी महाद्वीपों के लोगों को आकर्षित किया है। ये सब क्या है? हमारे सॉफ्ट पावर हैं। आज पता चला होगा बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट पावर क्या होता है। इन्हीं सब चीज़ों का विदेश नीति में बड़ा योगदान होता है। भारतीय कम्युनिटी को, भारत के कल्चर को, भारत के फूड को, भारत के इकोनॉमी को, भारत के पॉलिटी को, इसको जब प्रमोट करते हैं पूरी दुनिया में तो उसमें सॉफ्ट पावर का योगदान बहुत ही ज़्यादा होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में लोगों की योग की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। भारत के लिए सॉफ्ट पावर के संसाधन के रूप में स्वयं को रेखांकित करता है। भारत एक ऐसी सभ्यता है जिसने यहूदी, पारसी, ईसाइयों, मुसलमान सभी संस्कृति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की है। बौद्ध धर्म भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया के साथ संबंध जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत द्वारा धार्मिक, सांस्कृतिक जैसे परंपरागत सॉफ्ट पावर के साधन के अलावा शिक्षा, आपदा सहायता जैसे साधनों का भी उपयोग करता है। वर्तमान समय में जिस तरह भारत स्वास्थ्य डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहा है, मतलब क्या था? जैसे भारत ने टीका का वितरण किया था गरीब देशों को। अमीर देशों को तो सब टीका दे रहे थे, हमने गरीब देशों को जा जाकर मुफ्त में टीका उपलब्ध करवाया। ये क्या था? सॉफ्ट पावर को प्रमोट करना था। और ये इस पर सवाल पूछे गए हैं, आपसे भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई अननेसेसरी टॉपिक नहीं है जिसको मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ। वर्तमान भारत की स्वास्थ्य डिप्लोमेसी का उदाहरण है कोविड-19 के दौरान जो हमने टीका वगैरह उपलब्ध करवाया है। दुनिया में हमने डॉक्टर वगैरह भेजे। जैसे तुर्की में भी हमने क्या किया, तुर्की में जब भूकंप आया तो वहाँ पर अपने आपदा प्रबंधन जो बल होता है उसको भेजा। वहाँ पर आर्मी का हॉस्पिटल लगाया गया पूरा का पूरा। ये सब क्या किस में आता है? सॉफ्ट पावर में आता है। ओके, यही था मुख्य रूप से। इस पर जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आपको खुद से सोच कर लिखना पड़ेगा। बेसिक मैंने समझा दिया है आपको। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है कि जनगणना जो है वो शुरू होने वाला है केंद्र सरकार का। दरअसल में 10-10 वर्षों पर ही जनगणना होता है। 2011 के बाद 2021 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना पीरियड के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा देर हो गया और इसका अब फिर से शुरू करने की कोशिश की जाए। कौन जनगणना कराता है? तो गृह मंत्रालय के तहत एक विभाग है जनगणना के लिए, वही जनगणना करवाते हैं पूरे देश भर में। और जनगणना केंद्र सूची का विषय है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में पहली बार जनगणना करवाया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 के बाद, लॉर्ड रिपन का नाम याद रखिएगा, लगातार निरंतरता कब से आई? 1881 के बाद आई है निरंतरता भारत के जनगणना कार्यक्रमों में। जातीय जनगणना कब करवाया गया था? तो इसको ध्यान रखिएगा, जब जाति के आधार पर
अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लाई जा रही थी। उससे पहले जातीय जनगणना करवाया गया 1931 ईस्वी में। 1931 में ये आया है। 1932 में आपको कौन सा दिखता है, पूना पैक्ट वगैरह दिखता है, और सांप्रदायिक पंचाट वगैरह मैकडोनाल्ड वगैरह का दिखता है। तो हिस्ट्री में इसको ज़रूर याद रखिएगा। आगे क्या है, इस बार का जो जनगणना होगा बहुत ही डिजिटलाइज, बहुत ही मॉडर्न तकनीक से किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे आंकड़े हमारे पास बहुत ही अच्छे आएंगे। और आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि जनगणना क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, जनगणना की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपसे यही सवाल मान लीजिए पूछ लेता है। तो इसमें तो कुछ ऐसा तो है नहीं जो आप बुक में पढ़ेंगे तभी आप उसको लिखेंगे। आप सोचिए जनगणना की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और उसमें 10 पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। कोई समझाने का चीज़ है ही नहीं कि जनगणना की ज़रूरत क्यों पड़ती है। भारत में कितने लोग अभी रह रहे हैं, हमारे नागरिक कितने हैं, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ये सवाल है। इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि इस बार जनगणना में लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति के आंकड़े जुटाए जाएंगे, सोशल और इकोनॉमिक दोनों स्थिति के आंकड़े जुटाए जाएंगे। भारत के महापंजीयक आरजीआई के एक नए कार्यालय जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनगणना का डाटा जुटाने से लेकर इसके इस्तेमाल के तरीकों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसका रास्ता साफ करने के लिए संसद के मानसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। माना जा रहा है इसके बाद जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। मानसून सत्र कब होता है, तो जुलाई में मुख्य रूप से मानसून सत्र शुरू होता है। शाह ने जनगणना के सटीक आंकड़े जुटाने के लिए अपग्रेडेड, ये पूछ सकता है आपसे, RRS मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। RRS मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, जनगणना के सटीक आंकड़े जुटाने के लिए एक ऐप है जो जियो फेंसिंग की सुविधा से लैस होगा। जियो फेंसिंग क्या होता है, कोरोना के दौरान आपने सुना होगा कि जो आरोग्य सेतु उपयोग कर रहे थे उनका जियो फेंसिंग हो जा रहा था। जो बीमार आदमी है वो इस एरिया से बाहर जाएगा तो वैसे ही अलर्ट चला जाएगा पुलिस उसको पकड़ कर फिर से इस एरिया में डाल देगी। इसको क्या कहा जाता है, जियो फेंसिंग, जिसमें आपके मोबाइल का लोकेशन GPS से ट्रैक किया जाता है कि आप उस एरिया से जैसे ही बाहर जाएंगे उसका लोकेशन कहाँ पर चला जाता है, अलर्ट भेज देगा आपके फ़ोन पर, या जो लोकल प्रशासन होता है उनके फ़ोन पर अलर्ट भेज सकता है कि ये आदमी इस एरिया से बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा हो जनगणना में कि एक स्कूल होता है, जैसे मध्य विद्यालय है मेरे गांव का, उसके शिक्षक होंगे, उनको एरिया बांट दिया जाता है कि आप इस एरिया में जनगणना करेंगे। अब वो उस एरिया से जैसे ही बाहर जाएंगे वैसे ही क्या होगा, अलर्ट आ जाएगा कि आप अपने एरिया से बाहर जाकर जनगणना कर रहे हैं। दोहराव नहीं होगा आंकड़ों का, एक ही आदमी का 2 बार जनगणना नहीं होगा। तो क्या होगी, इससे आंकड़ों की सटीकता थोड़ी सी बढ़ेगी अपने देश में। ओके, उसके बाद से क्या कहा इन्होंने कहा है कि 35 पैरामीटर पर आंकड़े जुटाए जाएंगे। 35 पैरामीटर होगा इस बार, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आर्थिक पैरामीटर भी शामिल होंगे। शाह ने जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए नए वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया है। जो जन्म होता है और मृत्यु, इसके लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया। उस वेब पोर्टल को कहाँ से जोड़ा जाएगा, चुनाव आयोग से जोड़ा जाएगा। कि कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है, जैसे ही उसका 18 साल होगा, चुनाव आयोग क्या करेगी, उसको मैसेज भेज देगा कि हाँ बंधु आ जाओ, रजिस्ट्रेशन करवा लो, अब तुम वोट देने के लायक हो गए हो। जैसे ही किसी की मृत्यु होगी तो क्या होगा, 15 दिनों के भीतर उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी की मदद से हो जाएगा। तो आप जो भागना पड़ता है आपको अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो सब समस्या ख़त्म हो जाएगा। ओके, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। इसमें यही था अपने काम का। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय PM से बोले आपसे बहुत उम्मीद है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, ये भारत के डायस्पोरा है। डायस्पोरा क्या होता है, डायस्पोरा होता है जो हमारे भारतीय लोग बाहर में रहते हैं। जैसे अभी मैंने सॉफ्ट पावर में भी आपको बताया कि डायस्पोरा जो होते हैं भारत के, वो भी एक सॉफ्ट पावर के तौर पर काम कर रहे हैं। भाई अगर सुंदर पिचाई गूगल के CEO बनते हैं तो सुंदर पिचाई को ही सिर्फ नहीं मिलती है, लोग क्या बोलते हैं कि इंडियन इंजीनियर जिसने IIT से पढ़ा, IIT खड़गपुर से पढ़ा और फिर अमेरिका आकर पढ़ाई किया, वो क्या बना है, गूगल का CEO। जैसे फेसबुक अगर कोई CEO बनता है, ट्विटर का बनता है, तो ये किस में बढ़ोतरी होती है, भारत के सॉफ्ट पावर में बढ़ोतरी होती है। और भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है अलग अलग मंचों पर। ऑस्ट्रेलिया गए हमारे प्रधानमंत्री जी, वहाँ पर अब बहुत सारे लोग भारत के मिलने आए उनसे। और ये सब क्या दर्शाता है कि भारतीय लोग ऑस्ट्रेलिया में जो निवास करते हैं वो भारत को कम से कम किन किन चीज़ों में बेनिफिट पहुँचाते हैं। पहली बात तो पैसा भेजते हैं, डॉलर बड़ी मात्रा में, तो दुनिया में सबसे अधिक रेमिनेंसेज हम ही प्राप्त करते हैं दुनिया भर से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भारत पहले स्थान पर आता है, उसके बाद चीन आता है, फिर फिलीपींस वगैरह आता है, जिसके लोग बाहर से कमा के देश में पैसा भेजते हैं। और इसका बहुत बड़ा योगदान है अपनी इकोनॉमी में। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, आयात निर्यात का घाटा जो होता है, उसको मैनेज करने में इन रेमिनेंसेज का बहुत बड़ी भूमिका है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या होता है, ये भारत के सॉफ्ट पावर को प्रमोट करते हैं। तीसरा क्या होता है, भारत में
को प्रमोट करते हैं, वहाँ से लोगों को लेकर अगर आएंगे अपने साथ घुमाने को भारत, तो वो भी प्रमोट होता है। भारत के कल्चर को प्रमोट करते हैं, भारत के कल्चर के अलावा और क्या होगा, भारत के फूड को प्रमोट करते हैं, बॉलीवुड को प्रमोट करते हैं, अपने यहाँ के पर्व त्यौहार, इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं दूसरे देशों में जाकर। ओके, ये इसमें अपने काम के यही थे। और एक फैक्ट है जो आपके पीटी में पूछा जाएगा, क्या है कि पीएम मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी, इन दोनों देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न, उसी तरह का वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसको दिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। अब ये देख लेते हैं हम लोग। क्या है न्यूज़ कि पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल, कौन है यहाँ के पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल, सर बाब दादाई ने प्रधानमंत्री को ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया। ये कहाँ का अवार्ड है, यही पूछ लिया जाएगा। तो ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए क्योंकि ये पीटी फैक्ट है। ओके, प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी भारत प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों के साथ गठित फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहाँ 2 दिवसीय राजकीय कार्य पर गए थे। फिजी ने भी वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। फिजी के प्रधानमंत्री क्या नाम है इनका, सितिवेनी राबुका ने उन्हें कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के नाम आप पीटी फैक्ट के लिए नोट डाउन करके रख लीजिए। एक डायरी मेंटेन कीजिए पीटी फैक्ट का, न्यूज़पेपर में से जो मिलता है उसमें रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को कौन कौन सा अवार्ड मिले वो यहाँ पर लिखा जा चुका है। सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान अब्दुल अजीज़ अल सऊद, अफगानिस्तान का स्टेट आर्डर ऑफ गाजी आमिर अमुल्लाह खां जैसे कई सम्मान शामिल हैं। इनको यूएई वगैरह का भी दिया गया है, बहरीन वगैरह का भी अवार्ड दिया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी को। ये नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया जाता है, ये भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ है वही फिपिक सम्मेलन से संबंधित। फिपिक क्या है, अभी बताया है मैंने, अभी बताया है, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, अभी बताया है मैंने। इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन करके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष क्रिस हिपकिंस से पहली बार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला पर चर्चा की और व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, खेल संबंधी चीज़ों पर हमने जताई है कि हम इन क्षेत्रों पर मिलकर काम करेंगे। उसके बाद से एक न्यूज़ अपने बड़े काम की है, वो क्या है, अपने भारत का एक बहुत ही बड़े फिलोसफर हुए हैं तिरुवल्लुवर, इनके बुक का क्या नाम है, बुक का नाम जरूर नोट कीजिए, कुरल। किस भाषा की बुक है ये, तो तमिल भाषा की बुक है। और तमिल लिटरेचर में फिलॉसफी की सबसे बड़ी बुक मानी जाती है, दर्शन की, तमिल दर्शन की सबसे बड़ी बुक कौन सी मानी जाती है, कुरल। जो कन्याकुमारी है वहाँ पर इनकी मूर्ति भी आपको दिखेगी तिरुवल्लुवर की। ओके, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और इसका बुक को चर्चा हुआ है उस पर अब हम लोग बात कर लेते हैं। थिरुकुलर भी कहा जाता है इसको, थिरुकुरल, वैसे इसको कुरल भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, थिरुकुरल भी कहा जाता है। तमिल भाषा की बुक है, तमिल भाषा के दर्शन आधारित सबसे बड़ी बुक है ये। किन्होंने लिखा है इसको, तो तिरुवल्लुवर ने इसको लिखा है। ओके, प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के अपने समकक्ष जेम्स मारापे के साथ सोमवार को टोक पिसिन, क्या नाम लिखा हुआ है भाषा में, ये भाषा है वहाँ की, कौन सी भाषा मैंने बोला, टोक पिसिन ये भाषा है, में तमिल क्लासिक तिरुकुरल की विमोचन किया है। इसका थिरुकुरल नाम है इसका, इसको कुरल भी कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। बार बार मैं इसलिए कहूँगा, यूपीएससी ने पीटी में भी पूछा है इस बुक के बारे में, यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है, तो आपसे भी पूछा जाएगा। और पिछले साल चर्चा में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका कोटेशन लोकसभा में भाषण के दौरान भी कोट किया था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इसके बारे में, ताकि भारतीय विचारों और संस्कृति को इस देश के लोगों के करीब लाया जा सके। टोक पिसिप पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक भाषा है। कौन सी भाषा है वहाँ की, टोक पिसिन पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक भाषा है। ये पीटी फैक्ट हो गया। और डीप में जाके बीपीएससी आजकल पूछ रहा है तो आपसे पूछ सकता है। ये तिरुकुलर एक महत्वपूर्ण कृति है जो विभिन्न विषयों पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तिरुकुलर को कवि तिरुवल्लुवर ने लिखा था। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले अपनी मातृभाषा गुजराती में भी इस पुस्तक का अनुमोदन जारी कर चुके हैं। गुजराती में भी इस पुस्तक का अनुवाद किया जा चुका है कुरल का। ओके, उसके बाद तो और कुछ था नहीं। बाकी प्रधानमंत्री ने खाना वाना वहाँ पर खाया, अच्छी बात है, खाना तो खाना ही चाहिए, उससे अच्छी चीज़ क्या होती है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं अब हम लोग। सभी स्कूली शिक्षा बोर्ड अपना सकते हैं एक सा फॉर्मूला। देश में पता ही आपको स्कूल बोर्ड जो होते हैं वो अलग अलग हैं। जैसे सेंट्रल का कौन सा है, सीबीएसई है, एक आईसीएसई भी चलता है,
और जैसे बिहार बोर्ड चलता है, यूपी बोर्ड चलता है, तमिलनाडु बोर्ड चलता है, तमिलनाडु स्कूल, केरला स्कूल बोर्ड चलता है, कर्नाटका स्कूल बोर्ड चलता है। तो आपसे सवाल मेरा ये है, हमें इसमें न्यूज़ में हमें नहीं पढ़ना, क्या है न्यूज़ में क्या नहीं, उस पर हमें नहीं जाना, क्या आयोजन हो रहा है, जब हो जाएगा फैसला तब हम लोग इस पर बात करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है, और सोचने वाला सवाल है, आपको सोच कर उसको लिखना है कि एक भारत, जब से अब अलग अलग क्या है बता देता हूँ। जैसे बिहार बोर्ड में सिलेबस थोड़ा सा अलग है, यूपी बोर्ड का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, कर्नाटका बोर्ड का अलग है, हिस्ट्री वगैरह अलग पढ़ते हैं वो लोग, तमिलनाडु बोर्ड का अलग है, और महाराष्ट्र बोर्ड का अलग है। आपसे सवाल मेरा ये है, और इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, डेवलप होगा सोचने समझने की शक्ति आपकी इससे। क्या सवाल है कि एक भारत एक शिक्षा पद्धति, एक भारत एक शिक्षा पद्धति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? एक भारत एक शिक्षा पद्धति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? समक्ष चुनौती कौन कौन सी, इसको आपको लिखना है, और उसका समाधान क्या हो सकता है ये आपको लिखना है। सोच कर लिखिए, सर्च करके लिखिए, जहाँ से लिखिए। सोचने वाला सवाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका मेंस का पैटर्न इसी पर आधारित हो गया। वो आपको किताबों से उठाकर सवाल अब करंट में नहीं देगा, वो आपको इसी तरह से सोचने का सवाल देगा। तो सोचिएगा, लिखना आ जाएगा आपको। सोचिए ज़रा, एक भारत एक शिक्षा पद्धति के समक्ष कौन कौन सी चुनौती है? क्यों नहीं हम बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, इन सबको मर्ज करके एक ही स्कूल बोर्ड सब जगह लागू कर देते? एक ही तो भारत है ना, क्यों नहीं लागू कर पाते हैं? इसको आपको लिखना है। चुनौती क्या है, उसका समाधान क्या क्या हो सकता है। अगले न्यूज़ पर अब हम लोग चलेंगे, इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ने वाला था। फिल्मों के सहारे पर्यटन को नई ऊंचाई पर ले जाना। अभी मैंने सॉफ्ट पावर की बात की थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा चर्चा में है पर्यटन। जैसे कश्मीर, आप पुरानी मूवियाँ देखिए, किसकी, राजेश खन्ना वगैरह की या राजकुमार वगैरह की, अमिताभ बच्चन की कभी कभी मूवी देखिए, सब में आपको कहाँ पर दिखे, जो भी खूबसूरत सीन दिखते हैं ना, वो कहाँ के दिखते हैं? जम्मू कश्मीर के दिखते हैं। और अब 1980 के बाद क्या हुआ, इतने ज़्यादा वहाँ पर आतंकवाद को प्रमोट किया गया पाकिस्तान के द्वारा और कुछ जो अलगाववादी समूह थे उनके द्वारा, कि वहाँ पर पूरा का पूरा टूरिज़्म ही उनका ख़राब हो गया। जो कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग के रूप में, हम लोगों ने बिहार में भारती भवन की पुस्तक आती थी, अभी भी आती है शायद, उसमें कश्मीर नाम से एक चैप्टर था, तो उसमें पढ़ा था कि पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता था इसको। लेकिन वो क्या हो गया, धीरे धीरे आतंकवाद का दूसरा नाम इन्होंने कश्मीर कर दिया। तो भारत सरकार फिर से उसी कश्मीर को रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है। क्यों G20 वहाँ पर आयोजित किया गया? इसी चीज़ के कारण। देखिए, मैंने बताया था ना कि वहाँ पर फिल्म स्टार वगैरह को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया भाई? क्योंकि फिल्मों को वहाँ पर प्रमोट किया जा सके। फिल्मों को फिर से वहाँ प्रमोट करना है, वहाँ पर शूटिंग बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ाना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे ही बढ़ना शुरू होता है ना, आतंकवाद जो होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। दोनों में संबंध है। आतंकवाद तब बढ़ता है जहाँ वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है। अगर लोगों को पैसा कमाने का अलग अलग माध्यम मिल जाएगा तो यकीन मानिए कोई दुनिया में ऐसा नहीं होता जिसको बंदूक उठाने का शौक़ होता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस तरह के सवाल सोचने वाले आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये किसी किताब में नहीं आते हैं, ये आपको खुद से सोच डेवलप करनी पड़ेगी। रोज़ अगर आप लेक्चर देखेंगे न्यूज़पेपर का, तो मैं तो कम से कम कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर दिया जाए चीज़ों पर। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार फिल्म पर्यटन वगैरह को फिर से वहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रही है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार में सिनेमा पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है? बिहार में सिनेमा पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर अपने विचार दीजिए। बिहार में सिनेमा पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं अब हम लोग। अगला न्यूज़ क्या है कि ग्रीन एनर्जी से बदलेगी उद्योगों की सूरत। ग्रीन एनर्जी, पहली बात तो क्या होता है? ऐसी एनर्जी जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह का, SO2 वगैरह का, सल्फर का, NO2 वगैरह का उत्सर्जन नहीं होता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? ग्रीन एनर्जी कहलाते हैं। आप मुझे बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, उसको हमने चार्ज किया, लेकिन हमारे घर में जो बिजली आ रहा है वो कोयला संयंत्र से आ रहा है। तो क्या ये वाकई ग्रीन एनर्जी हुआ? क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाकई काम का हुआ? हमने क्या किया, हमने पेट्रोल वाला जो सड़क पर धुआं उड़ता था उसको हमने कारखानों में शिफ्ट कर दिया। क्या ये ग्रीन एनर्जी का उदाहरण हुआ? क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सफल होगा? नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जहाँ से बिजली आ रही है हमारे घरों में, जहाँ से भी आ रही, पावर हाउस वगैरह से जो पावर जहाँ पर उत्पादन होता है, उसको हमें सबसे पहले ग्रीन बनाना पड़ेगा। उसको अगर हम ग्रीन बना लेंगे, तब अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देते हैं तो वो सूटेबल होगा। जब तक कोयला से हम बिजली का उत्पादन करते रहेंगे और इधर गाड़ियाँ हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगी, तो कोई बेनिफिट उसका नहीं होने वाला है। ओके,
एक और टर्म चर्चा में है ग्रीन हाइड्रोजन। क्यों बता रहा हूँ ग्रीन हाइड्रोजन? क्योंकि पिछले साल भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन रणनीति को जारी किया है। और क्या होता है ये? इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन जब हम करते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रोलाइसिस विधि जिसमें हम इलेक्ट्रिक का उपयोग करते हैं, वो भी ग्रीन से ही आता है। ओके, तो पूरा प्रोसेस क्या है? पूरा प्रोसेस ग्रीन होता है, इसमें कहीं भी धुआं या किसी भी चीज़ का उत्सर्जन नहीं होता है। और हाइड्रोजन को जब आप अपने गाड़ी में यूज करते हैं एज ए फ्यूल, तो उसका उपोत्पाद क्या होता है? क्या निकलता है आपके गाड़ी से? H2O, पानी निकलता है आपके गाड़ी से, अगर आप हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं अपने गाड़ी में एज ए ईंधन के तौर पर। तो ओके, अब क्या है इस न्यूज़ में? इस न्यूज़ में है कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नई क्रांति भारत की भूमिका का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी भागीदारी विश्व में चौथे स्थान पर है। फोर्थ पोजीशन पर हम किस में? रिन्यूएबल एनर्जियों में फोर्थ पोजीशन पर है। लक्ष्य है कि 2030 तक देश के 50% ऊर्जा मांग की पूर्ति सौर, पवन और जैव ऊर्जा से की जाएगी। लक्ष्य क्या रखा है? 2030 तक 50% बिजली का उत्पादन कहाँ से होगा? रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। उद्योगों का यह तकनीक परिवर्तन ग्रीन जॉब की नई राह खोल सकता है। इससे क्या होगा? ग्रीन जॉब यानी कि सोलर पैनल को ठीक करने वाले लोगों की ज़रूरत होगी, विंड एनर्जी में लोगों को ज़रूरत होगी काम करने के लिए, हाइड्रोजन एनर्जी में लोगों की ज़रूरत होगी काम करने के लिए, तो जॉब बढ़ेगा इससे, ये लोग अनुमान लगा रहे हैं। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत स्किल काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब्स और सत्व कंसल्टिंग ने जेपी मॉर्गन के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की। वो औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले बड़े परिवर्तन की पूरी तस्वीर दिखाती है कि रिन्यूएबल एनर्जी अगर बढ़ेगा तो उससे जुड़े हुए लोगों को जॉब भी अधिक मिलेंगे, क्योंकि सोलर पैनल को ठीक करने के लिए भी एक आदमी चाहिए, सेट करने के लिए भी एक आदमी चाहिए। सब क्या है? नए नए जॉब क्रिएट होंगे। ओके, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा में सबसे अधिक निर्भरता सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा पर होने जा रहा है। उद्योग ने खुद को इन नए विकल्पों में ढालने के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय कर इस दिशा में काम तेज कर दिया गया है। विशेषज्ञों का अध्ययन है कि 2050 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ही लगभग 32 लाख कुशल कामगारों की आवश्यकता होगी। बेरोजगारी का जहां पर आपका सवाल आएगा मेंस में, वहां पर इस डेटा को आप लोग यूज करेंगे। ओके, इसी तरह से बाकी सब क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। ओके, इस न्यूज़ में अपने लिए वही था कि दुनिया में हम फोर्थ पोजीशन पर हैं। किस में फोर्थ पोजीशन पर हैं हम लोग ग्रीन एनर्जी के नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में चौथे स्थान पर हैं। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? पीएम मित्र पार्क में होगी प्लग एंड प्ले की सुविधा। पीएम मित्र पार्क किसके लिए बनाया जा रहा है? इस योजना से एक सवाल आने की जरूर संभावना है। कपड़ा मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? कपड़ा मंत्रालय और राज्य सरकार के सहयोग से बनने वाले पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपरेल, क्या बोला गया है इसको? पीएम मित्र पार्क। क्या है ये? केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर एक जगह बनाएगी, जहाँ पर क्या होगा? एक जगह होगा बड़ा सा, यहाँ पर बेसिक सुविधाएं होंगी, यानी कि यहाँ पर पहुँचने के लिए सड़क होगा, टॉयलेट की फैसिलिटी होगी, पानी की होगी, बिजली की होगी, लोगों के आने जाने की सुविधा होगी। इस पार्क में आप क्या करिए? अपने मशीन लेकर आइए, उसको लगाइए मशीन को और उत्पादन कीजिए और अपना कपड़ा बेचिए। यानी कि क्या होगा? सॉफ्टवेयर पार्क आपने सुना है, उसी तरह से कपड़ा पार्क बनाने की भी कोशिश की जा रही है। पीएम मित्र योजना किससे संबंधित है? तो ये कपड़ों के प्रोडक्शन से संबंधित है, कपड़ा के उत्पादन के लिए पार्क बनाने की सुविधा से संबंधित है। और क्या बोला गया? प्लग एंड प्ले सुविधा के तहत उद्यमियों को इन पार्क में भवन यानी कि बिल्डिंग भी बना कर देंगे, उसमें आकर आप मशीन लगाइए और कपड़ा का उत्पादन कीजिए। मशीन लगाइए, कपड़ा का उत्पादन कीजिए, और कुछ नहीं लाना है आपको। घर से मशीन लेकर आइए, रॉ मटेरियल लेकर आइए, कपड़ा का उत्पादन कीजिए। समझ में आ रहा है कितना बड़ा होगा अगर ये वाकई सक्सेसफुल हो जाता है तो? क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सुविधा के साथ उत्पादन जुड़े सभी नियमों को मंजूरी पहले से मिलेगी। उद्यमियों को उत्पादन के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने, उनकी मंजूरी के लिए झंझट में नहीं पड़ना होगा। उद्यमों को सिर्फ मशीन लगानी होगी। इस पार्क में राज्य सरकार की तरफ से कई रियायत भी दी जाएगी, जिससे लागत में भी कमी आएगी। केंद्र और राज्य सरकार पीएम मित्र को विकसित करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन करेंगे। केंद्र सरकार बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए मुहैया करवाएगा। ओके, इसी खासियत को देखते हुए उद्यमी पार्क का निर्माण पूरा होने के पहले ही निवेश के लिए प्रदेश के सरकारों के साथ एमओयू कर रहे हैं। गत रविवार को मध्य प्रदेश वगैरह समय किया गया। टेक्सटाइल क्षेत्र के उद्यमियों ने धार के पीएम मित्र पार्क में 6,847 करोड़ के निवेश का समझौता राज्य सरकार के साथ किया है। धार एमपी, यहाँ पर इसको शुरू भी कर दिया गया है। ओके, और अपने काम का इसमें नहीं था, मुख्य रूप से समझ में आ गया होगा पीएम मित्र क्या है, कि यहाँ पर एक जगह होगा, मान लीजिए गांधी मैदान है एक जगह, यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार ने मिलकर क्या किया? बिजली, पानी, भवन बहुत सारे बना दिए, सड़क बना दिया, सब कुछ करके रख दिया। बोला कि आप अपने अपने मशीन लेकर आइए, यहाँ से उत्पादन कीजिए और बेचिए।
इससे क्या होगा, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा इससे। ओके, और तो कोई न्यूज़ अपने काम का था नहीं। एक और है पीटी फैक्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। भारतीय मूल के जसवंत सिंह बिरदी हैं, ब्रिटेन के कॉन्वेंट्री शहर में पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर बने हैं जसवंत सिंह। पीटी में इस तरह के फैक्ट खूब पूछता है। तो ब्रिटेन में एक मेयर बने हैं और सिख हैं, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है इनका? जसवंत सिंह जी नाम है। आज का लेक्चर यहीं तक था। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ सुधार करना हो तो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।